हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर एजुकेशन 360। यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम हिंदी साहित्य जो अपना पढ़ रहे हैं, इसमें हम इकाई 1 अपनी पूरी कर चुके हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी इकाई 2 जो हमारा कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें हमारा पहला विषय है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। तो आज हम हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन की बात कर रहे हैं। तो साहित्य इतिहास में 2 शब्द हमारे आ रहे हैं, साहित्य और इतिहास, यानी कि साहित्य के इतिहास की बात हम करते हैं और उसके दर्शन हमें पढ़ना है कि साहित्य का इतिहास का दर्शन हमें क्या कहता है। यानी कि साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उसके पीछे कौन सी बातें होती हैं जो हमें उसके पढ़ने में जो मदद करती हैं या फिर उसके पढ़ने में हमें ध्यान रखनी होती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जब हम क्या कहते हैं पढ़ते हैं जब हम उसे, तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। इस बात को हम दर्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो साहित्य के इतिहास का अर्थ हम देखते हैं कि देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य की गतिविधियों का समग्र अध्ययन होता है साहित्य का इतिहास। कोई भी साहित्य है, कोई भी पुस्तक लिखी गई है, कोई भी गद्य कह लीजिए, कोई काव्य लिखा गया है, तो कोई टाइम पीरियड के अंदर, जिस भी टाइम पीरियड में वो लिखा गया होता है, तो उसकी गतिविधियाँ होती हैं, साहित्यिक गतिविधियों का जो पूरा अध्ययन होता है वो हमारा साहित्य का इतिहास कहलाता है। जो भी हमारा साहित्य लिखा गया है उसका पहले क्या इतिहास रहा होगा, जितना भी पूरा अध्ययन है वो सब इसके अंदर आता है साहित्य के इतिहास के अध्ययन में। फिर साहित्यकार और युग का पारस्परिक संबंध है, वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब साहित्यकार जो होता है वो युग को ही देखकर, कोई भी टाइम पीरियड जो उस टाइम चल रहा होता है उसी की छाप जो होती है वो उसके साहित्य में हमें नज़र आती है। कि जैसे किसी भी टाइम पीरियड में अगर जो है देशभक्ति की बात हम कर लेते हैं कि देशभक्ति जिस पीरियड में चल रही है, तो देशभक्ति जो है उस युग में, उस टाइम पीरियड में चल रही है, तो साहित्यकार जो है उस टाइम जो उसकी कृतियाँ होंगी उसमें देशभक्ति हमें नज़र आएगी। और इसी तरीके से जो युग होता है वो भी साहित्यकार पर डिपेंड करता है और साहित्यकार युग पर डिपेंड करता है। एक दूसरे पर जो है आपस में दोनों का पारस्परिक संबंध है, हम कह सकते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। साहित्यकार युग से जो है अपना साहित्यिक कृतियाँ लिखने के लिए उठाता है और युग जो है साहित्यिक जो कृतियाँ होती हैं जो साहित्यकार लिखता है उससे बहुत कुछ सीखता है। तो इस तरीके से दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। फिर साहित्य इतिहास ग्रंथों की आलोचना करते हुए ऑस्टिन वॉरेन और रेने वेलेक ने अपने ग्रंथ थ्योरी ऑफ लिटरेचर में व्याख्या दी है। साहित्य इतिहास की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको ये जो है आलोचना भी यहाँ पे लिखकर बताई है कि साहित्य के जो अधिकांश इतिहास लिखे गए हैं या तो वे सामाजिक इतिहास हैं या साहित्य में प्रतिबिंबित विचारों के इतिहास हैं, अथवा ये अलग अलग वृत्तियों से संबंधित प्रभाव और गुण दोष विचार होते हैं जिन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब उन्होंने बताया कि साहित्य के जो इतिहास लिखे गए हैं वो क्या होते हैं, या तो वो सामाजिक इतिहास यानी कि उस टाइम के समाज को देखकर जो है इतिहास लिखा गया, या जो साहित्य में विचार जो हैं उनके बारे में इतिहास लिखा गया है, या फिर इन दोनों ही वृत्तियों से अलग अलग संबंधित प्रभाव और गुण दोष मिलाकर विचार लिखे गए हैं जिन्हें काल क्रमानुसार यानी कि उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो है काल के हिसाब से जो क्रम में लगाकर व्यवस्थित कर दिया जाता है, ये हमारा जो है साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये इन्होंने अपनी उसकी आलोचना करी है थ्योरी ऑफ लिटरेचर में इन दोनों ने। उसके आगे देखते हैं कि साहित्य के इतिहास में परिवेश से अनुसूचित भाव, विचार, बिंब और प्रतीक लेखक की दृष्टि में ऐसे आने चाहिए जिसमें इतिहास पाठकों को वर्णित काल, परिवेश और साहित्य सर्जना में रमा सके। यानी कि साहित्य के इतिहास में जो है परिवेश से ही जो है साहित्यकार को भाव, विचार और जो बिंब, प्रतीक जो भी लिखना है साहित्यकार को वो लेना चाहिए लेखक को, ताकि वो जो है पाठकों के समक्ष जो है उस टाइम का जो युग है उस परिवेश को जो है दिखा सके लोगों के सामने। तो साहित्य की उसकी सर्जना में जो है वो सर्जन करता है जब वो, तब लोगों के सामने वो आ सके। फिर साहित्य की प्राणवत्ता, उसकी जीवंतता, उसकी शक्ति, उसकी सीमा भी तभी पाठकों के सामने आ सकती है। यानी कि कोई भी चीज़ जब किसी टाइम पे चल रही होती है जो उस टाइम पीरियड की डिमांड है, यानी कि उस युग में है वो चीज़ जो लोग सुनना चाहते हैं वो भी उसके साहित्य में होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे साहित्य में
होने चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य के विकास के लिए हमें 5 बिंदुओं को स्वीकार करना आवश्यक है जो साहित्य के विकास में सहायक होते हैं। तो पहला बिंदु है हमारा प्राकृतिक सृजन शक्ति, यानी कि प्राचीन व अर्वाचीन साहित्य शास्त्रियों ने इस विशेष शक्ति को प्रतिभा भी कहा है, सर्जन क्षमता कहा है, कल्पना शक्ति कहा है, सहानुभूति आदि नामों से पुकारा है। यानी कि एक ऐसी शक्ति साहित्यकार में होनी चाहिए, पहले से ही प्राकृतिक रूप से होती है, ये किसी में जो है पैदा नहीं की जा सकती है। उसको हम प्रतिभा भी कह सकते हैं, उसको सर्जन क्षमता भी बोल सकते हैं, या उसकी कहते हैं इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति भी कह सकते हैं। तो सभी वर्ग के चिंतक साहित्यकार में एक विशेष शक्ति का अस्तित्व जो है अवश्य मानते हैं। यानी कि सारे जितने चिंतक हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी प्राकृतिक सृजन शक्ति सब में साहित्य की सृजना के लिए आवश्यक है और ऐसी होनी चाहिए। चाहे थोड़ी सी ही हो, उसको जो है बाद में पनप सकती है वो और भी फैक्टर से, लेकिन होनी बहुत ही ज़रूरी है ऐसी प्राकृतिक सृजन शक्ति। फिर दूसरी बात आती है परंपरा की। साहित्य के विकास की प्रक्रिया का दूसरा मूल तत्व परंपरा है। कोई भी साहित्यकार जो होता है अपनी अपार सृजन क्षमता, चाहे उसमें कितनी भी प्रतिभा हो, उसके होते हुए भी परंपरा से भी कुछ ना कुछ ग्रहण किए बिना जो है आगे देखते हैं साहित्य के विकास में योगदान नहीं दे सकता। यानी कि उसे परंपरा से भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेता है, चाहे उसमें कितनी भी प्रतिभा भरी हो, लेकिन हमारी परंपराएं जो हमें कह रही हैं वो भी उसके साहित्य में ज़रूर नज़र आना चाहिए। साहित्यकार किसी भी युग अथवा देश की परंपरा को अपना सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने देश की ही परंपरा अपनाए, वो कहीं की भी परंपरा को अपना सकता है, लेकिन वो भी उसके साहित्य में कहीं कहीं उसकी झलक ज़रूर आनी चाहिए। तीसरा आता है वातावरण। साहित्य की दृष्टि से वातावरण के भी 4 पक्ष निर्धारित हैं। युग विशेष की सामान्य परिस्थितियां, यानी कि जो उस टाइम का युग है उसकी परिस्थितियां होनी चाहिए, जो है वो वातावरण हो, उसमें साहित्यकार की भी विशेष परिस्थितियां हो, उसमें साहित्यकार के आश्रयदाताओं या पाठकों की रुचि और प्रवृत्ति, जो साहित्यकार की जो कृतियां होंगी उसको जो पढ़ेंगे पाठक, उनकी भी रुचि और प्रवृत्ति को ध्यान रखा जाए। फिर विशिष्ट रचना से संबंधित विशेष प्रेरणा स्रोत, यानी कि जो रचना रची जा रही है उससे संबंधित जो उसकी प्रेरणा के स्रोत है, जिसको ध्यान में रखकर वो रचना लिखी जा रही है। तो इन सब का जो है चारों का प्रभाव जो है सम्मिलित प्रभाव ही साहित्यकार की सृजन शक्ति के उद्दीपन, पोषण एवं संरक्षण का कार्य करता है। यानी कि अभी जो हमने बात करी है, सबसे पहले उसमें जो है प्रतिभा होनी चाहिए, दूसरी बात हमने परंपरा की बात करी, तो तीसरा ये चारों प्रकार के जो है वातावरण का भी सम्मिश्रण उसकी साहित्यकार की कृतियों में होना चाहिए। फिर बात आती है द्वंद्व की। द्वंद्व जो होता है, जैसे हमने द्वंद्व सुना है, मानसिक द्वंद्व होता है जब दिमाग में बहुत एक खिचड़ी सी कहीं पक रही होती है, जैसे कहते हैं हम द्वंद्व दो वस्तुओं के पारस्परिक आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण होता है। द्वंद्व भौतिक भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मानसिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। द्वंद्व जितना तेज होगा साहित्य के विकास की परंपरा उतनी ही तीव्र होगी। जब अंदर अंदर हमारे कुछ कर गुजरने की, जैसे कहते हैं ना, इच्छा होती है तभी हम कुछ कर बैठते हैं, तो साहित्य के विकास की परंपरा भी उतनी तेज होती है। जब किसी के मन में ये चल रहा होता है कि इस चीज़ को बदला जाए, या फिर हमारे जो युग में ये प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर मैं कुछ लिखूं या कुछ मैं चेंज लाऊं, तो ये द्वंद्व जो होता है साहित्य के विकास में जो है उसको तेजी लाता है उसके अंदर। फिर विकास के क्षेत्र में सृजन शक्ति जो होती है द्वंद्व से प्रेरित होकर जो होती है सक्रिय होती है। सृजन शक्ति की तो बात हमने कर दी कि प्रतिभा होना बहुत ज़रूरी है लेखक के अंदर, जो भी साहित्यकार जो लिख रहा है। साथ साथ ये जो द्वंद्व होता है ये उस सृजन शक्ति को और पोषित कर देता है, यानी कि और बढ़ा देता है उस जो साहित्य लिखने जा रहा है वो उसको लिखने के लिए। फिर लास्ट जो हमारी कंडीशन आती है वो आता है संतुलन। यह संतुलन द्वंद्व की ही चरण परिणति का सूचक है। लक्ष्य की पूर्ति होने पर द्वंद्व स्वतः समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को संतुलन नाम दिया गया है। अब द्वंद्व कुछ ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो द्वंद्व की जो चरण परिणति है वो हमारा संतुलन है। और संतुलन कब आएगा? जब वो साहित्य जो है लिखना शुरू करता है। तो लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है हमारा साहित्य जब लिखना शुरू करते हैं, तो द्वंद्व जो है उस टाइम स्वतः समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को संतुलन नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से ये 5 कंडीशंस हमारी हैं जो ज़रूरी होती हैं किसी भी साहित्य के सृजन के लिए। तो इस प्रकार किसी भी कृति, प्रवृत्ति, धारा, परंपरा के विकास को स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त 5 तत्वों का होना बहुत ही अनिवार्य है। इन्हीं 5 तत्वों को ध्यान में रखकर रचनाकार के व्यक्ति वैशिष्ट्य, आधारभूत परंपरागत तत्वों, तद्युगीन वातावरण तथा प्रेरक द्वंद्व व संतुलन की स्थितियों पर विचार करना चाहिए। अन्यथा हमारे निष्कर्ष एकांगी अथवा एक पक्षीय हो सकते हैं।
इसका मतलब है जब हम किसी साहित्य के इतिहास का जब हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं तब हमें इन सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि जिस रचनाकार ने उसकी रचना करी है उसका व्यक्ति विशिष्ट देखें, यानी कि उसका जो व्यक्तिगत उसका अपना कैरेक्टर है उसको भी हम देखें, उसके परंपरागत तत्वों को भी हम देखें, साथ में उस टाइम का वातावरण तदयुगीन यानी कि उस टाइम के युग का वातावरण देखें, उसके द्वंद्व जो उसके अंदर चल रहा था वो देखें, संतुलन की स्थितियाँ देखें। इन सब पर हमें विचार करना चाहिए। अगर हम सब पर विचार नहीं करेंगे तो हमारे निष्कर्ष जो होंगे वो एकांगी कहलाएंगे अथवा एक पक्षीय हो सकते हैं। ये पॉइंट मैंने पांचों आपको इसलिए बताए हैं कि हम बात कर रहे हैं दर्शन की। हमारा दर्शन ये कहता है हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का कि हमें वो सारे पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने चाहिए इतिहास की। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं कि हिंदी साहित्य लिखा किन किन बातों को ध्यान में रखकर जाता है, तो जिन जिन बातों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है हमें उन बातों को सबको मूल्यांकन करना है जब हम इतिहास की बात करते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि इतिहासकार कृति मूल्यांकन युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है। आलोचना में जो है अगर सिर्फ हम आलोचना की बात करते हैं तो हम सिर्फ मूल्यांकन पर बल देते हैं, परंतु जब हम इतिहास की बात करते हैं तब हम युगीन प्रवृत्तियों के सापेक्ष साहित्य के विश्लेषण पर बात करते हैं। यानी कि हम उस टाइम की जो युगीन प्रवृत्तियाँ थी, जिस टाइम का युग का साहित्य लिखा गया है उस टाइम का हम पूरा विश्लेषण करते हैं। ये सारी कंडीशंस जो हमने अभी पढ़ी हैं कि साहित्य सृजन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं, इन सारी कंडीशंस को भी हमें ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पूरा देखना होता है। इसी पूरे को हम विश्लेषण कहते हैं। बहुत ब्रॉड टर्म है, विश्लेषण की बात हम कर रहे हैं। मूल्यांकन छोटा टर्म है और विश्लेषण बहुत बड़ा टर्म है। यही हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन का सार हमें कहता है। तो हमें हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ना था, तो मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन का सार बता दिया है यहाँ पे, क्योंकि जो दर्शन है इसका वो बहुत ही बड़ा दर्शन है। इसके ऊपर चाहे तो आप 1 घंटे का लेक्चर भी हो सकता है दर्शन के ऊपर, लेकिन मैंने सार की बात करी है इसलिए आपको मैंने वो पॉइंट्स बताए हैं कि हम हिंदी साहित्य जो है किन किन बातों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। तो हमारा अंत में हमें ये देखना है कि हमें हिंदी साहित्य के जब हम विश्लेषण करते हैं पूरा, तो हमें उसी टाइम की युगीन प्रवृत्तियों के सापेक्ष हमें साहित्य का पूरा विश्लेषण करना होता है। यही हमारे इतिहास दर्शन का हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन का सार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पहला टॉपिक है ये हमारे यूनिट 2 का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हम जो है पढ़ेंगे कि हमारी जो हिंदी के इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं वो पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक की। तो यूं ही पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।